आप दुर्भाग्य देखिए स्वतंत्र देव सिंह जी का कि वो जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास ले लें तो जिसके पास भी ये विभाग रहा है उसकी सियासत खत्म हो गई है मंत्री के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, ये हर कोई जानता है। गुजरात लॉबी के पक्ष में अब योगी जी रहे नहीं हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हो रखे हैं, 2024 का रिजल्ट हम सबने देखा, उसके बाद जो नाराजगी थी उसको भी देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और 27 में क्या इसका सीधे असर पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूं उस भ्रष्टाचार की जिस पर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और मंत्री जी जो खासम खास है उनसे एक सवाल कोई पूछने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता है, न दिल्ली न लखनऊ। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी, जो बहुत ही जागरूक दर्शक हैं। उनके रिएक्शन भी आते हैं, हम देखते हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं, कई सवाल उठाते हैं, तो हम दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि आप जितना हमारा हौसला अफजाई करेंगे हमारी हिम्मत बढ़ेगी कुछ बोलने की। जी जी सर, महोबा में 65 लाख खर्च करके एक टंकी बनी और वो टंकी भरभरा कर बहने लगी। लेकिन अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, 20 दिन का समय क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ने लिया था कि सब कुछ ठीक कर देंगे, और ये घटना भी हो गई। तो क्या योगी जी के सबसे चहेते मंत्री ही उनकी कुर्सी के दुश्मन बन गए? क्योंकि योगी जी तो दिल्ली को लाल आंख दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में देखिए पोल्यूशन है, गोरखपुर में नहीं है। लेकिन गोरखपुर में या फिर लखनऊ में जो पोल्यूशन है उसको कौन देखेगा, और उसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है उससे सवाल कब पूछेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे दिल्ली की आप बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे किसी दूसरे प्रदेश की बात करें, भ्रष्टाचार पे तो भाजपा में कोई बोलने का मतलब ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे वो सनातन के झंडा बरदार हैं, ऐसे ही वो भ्रष्टाचार के भी झंडा बरदार हैं। इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है, कोई टंकी गिरने की। आप लगातार देख रहे हैं गुजरात में कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं सड़क धंस रही है, कहीं अस्पताल गिर जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बिहार में है। कई पुल हैं जो एक बार नहीं, आधा दर्जन बार गिर चुके हैं। जो बनाते बनाते ही पुल गिर रहा है, वो उस पर जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो लोग उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा। अभी आपने देखा मुंबई में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, वहां पे पुल का एक हिस्सा गिर गया बनते बनते। तो ये तो, इसमें भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप ये जो टंकी की बात कर रहे हैं, गांव में टंकी बनी, पानी भरा गया, अब वो पहले ही दिन अगर धराशायी हो जाए तो जताता है कि किस स्तर का भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। अब वो भ्रष्टाचार का जो ठेकेदार भी क्या करे। ठेकेदार को आप अगर 100% पैसा देते हैं, उसमें से पहले तो पार्टी फंड में जाता है, फिर जो इंजीनियर लेता है, फिर जो अफसर है वो लेता है, फिर जो है वो ठेकेदार को भी कुछ चाहिए, फिर मटेरियल भी लगाना है, फिर उसमें लेबर और बाकी खर्चे भी हैं, नीचे नीचे से ऊपर तक सबको कमीशन देना है। तो भाई इस तरह की जो चीजों का निर्माण होगा वो तो धराशायी होगा ही। तो उसमें कोई बहुत अनोखी या आश्चर्यजनक बात मुझे दिखाई नहीं देती है। हाँ, सवाल उठाने के लिए हिमांशु जी, बात यह है कि सवाल आप उठाते रहिए। इनको दिल्ली का पॉल्यूशन तो याद आता है, लेकिन इनको लखनऊ का पॉल्यूशन, लखनऊ की गुंडागर्दी, लखनऊ में कांड जिस तरह के हो रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से भूमाफिया डेली भूमि कब्जा कर रहा है, आतंक मचाया हुआ है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये टंकी गिरती हुई इनको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इनको दिल्ली का पॉल्यूशन नजर आ रहा है। और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, टारगेट इनको वहां कहीं और करना है। तो ये सारी चीजें नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी में चलती है। धरातल पे इनको कुछ नहीं करना है, वायदों में और भाषणों में खूब अच्छा करना है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आजकल जानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो नैतिकतावादी पार्टी हो सिद्धांतवादी पार्टी, वो जमाना चला गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरह की जनता पार्टी है, और सब नए नए क्रांतिकारी आए हुए हैं, वही सब काम कर रहे हैं।
और वही सब योजनाएं लागू कर रहे हैं भाजपा में। जी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति और हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यूपी की सीमा छोड़कर सभी अपराधी चले जाएंगे, ये अपराधी नहीं है क्या सर? ये जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी इन्हीं के विधायक जो है, जब इनको सड़क पर घेर रहे थे तो बड़ा हंगामा हो गया, कहा जाने लगा कि देखिए ये तो अनुशासनहीनता हो रही है। लेकिन अब जो दिख रहा है सामने, उसको कैसे झुटलाएंगे योगी जी? और अभी तो सदन भी चल रहा है, सदन में तो अभी मैं सुन रहा था ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं मैं तो सियासी घमासान मचा दूंगा। तो सियासी घमासान अगर मचाना है विपक्ष के मद्देनजर, तो ये जो भ्रष्टाचार की टंकियां फूट रही हैं इस पर भी मचाइए ना। आइए बोलिए, एक शब्द नहीं फूट रहा है आपका। नहीं हिमांशु जी, देखिए ये तो सियासी घमासान और सियासी नफा नुकसान ही तो देख रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, इनको सियासी घमासान मचाना है, सियासी जुमलेबाजी करनी है। आप दुर्भाग्य देखिए स्वतंत्र देव सिंह जी का कि वो जिस विभाग के मंत्री है, अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास ले लें तो जिसके पास भी ये विभाग रहा है उसकी सियासत खत्म हो गई है मंत्री के बाद। आप लेना शुरू कर दीजिए यहाँ से। इनसे पहले कौन थे? महेंद्र नाथ पांडे, उनका क्या हुआ? उनसे पहले कौन थे? नसीरुद्दीन सिद्दीकी। उनसे पहले कौन थे? अनुराधा चौधरी। उनसे पहले कौन थे? जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ये ऐसा विभाग है, अगर इस विभाग में एक बार कोई मंत्री बन गया तो उसकी सियासत, उसका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो परिस्थितियां हैं, जो स्वतंत्र देव जी सबसे करीबी हैं बाबा के, मुझे लग रहा है कि उन्हीं की राजनीति स्वाह होती हुई नजर आ रही है और कारण कुछ भी बन सकता है। आपको याद होगा इन्हीं मंत्री जी को भी एक विधायक ने घेर लिया था वहां झांसी में, और ये कह रहे थे बस मुझे 40 दिन का समय दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा था, चलिए अभी चलिए, तुरंत चलिए, हाँ, आप जितने गांव कहेंगे उतने गांव चलेंगे। इस गांव जाइए हाँ, ना, महोबा में जहां ये घटना हुई है, जाइए ना वहां पर। नहीं वहां नहीं जाएंगे ना, वो वहां तो हो चुका, वहां क्यों जाएंगे? वो नई जगह जाएंगे और नई जगह जुमलेबाजी करेंगे। क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी में विश्वास रखते हैं। इस तरह की घटनाएं, मैंने कहा कोई एक घटना नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में भी आज तमाम घटनाएं हो रही हैं। और हिमांशु जी, इससे भी बड़ी जो दुर्दशा प्रदेश में आज हो रही है कानून व्यवस्था की है। जिस कानून व्यवस्था की ये कस्में खाते हैं, जिस कानून व्यवस्था का जगह जगह उदाहरण देते हैं, वो कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। अभी मैंने कहा हमारे कई किसानों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात होती है, किसी की जमीनों पर कब्जे हैं, किसी के घरों पर कब्जे हैं, और भू माफिया खुलेआम नंगा नाच कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कह रही। डीएम एसपी की कोई औकात नहीं है बोलने की। उनका कहना यह है कि सबके तार लखनऊ जुड़े हुए। अब लखनऊ किससे तार जुड़े हुए हैं? कहां से उन लोगों में ताकत आ रही है? कहां से भू माफिया में जान आ रही है? तो वहां कहां चले जाते हैं योगी जी? योगी जी क्यों शांत हो जाते हैं कई जगह पे? योगी जी के मुंह से उनके लिए क्यों नहीं कोई चीज निकलता? योगी जी ने कितने पुलिस वालों पर एक्शन लिया है जो भ्रष्टाचार में इस तरह की चीजों में शामिल है? कितने मंत्रियों पर एक्शन लिया है? कितने डीएम को सस्पेंड किया है? क्या बता सकते हैं योगी जी? या सिर्फ इनको दिल्ली का पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है? तो इसलिए मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू थू दूसरे पे आप आरोप लगाते रहिए और अपने गिरेबान में झांक के मत देखिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, जब वो इस तरह की बातें करता है तो जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं और सरकार के नाम पे अलग अलग पार्टियां हमें ठगने का काम कर रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता सिद्धांतवादी पार्टी के तौर पर जाना जाता था, और ये सारी चीजें देख के हमें तो ये लगने लगा है कि ये सिर्फ कागजों में और इतिहास में नैतिकता और सिद्धांतवाद रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जिसको हमने वाजपेयी जी अडवाणी के टाइम पे देखा है। उससे पुराने लोग तो हमारे यहाँ ज्यादा है नहीं, वो तो पहले भी लोग बताते हैं केदारनाथ साहनी और दूसरे लोग थे। लेकिन अगर हम वाजपेयी के अडवाणी जी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, तो मैंने लंबा उनके साथ
अनुभव भी मुझे काम करने का है, हमने उनका कार्यकाल भी देखा है, हमने वाजपेयी जी की सरकार भी देखी है। तो और हमने जैन डायरी हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आते हुए भी देखा है, तत्काल उनका इस्तीफा होते हुए भी देखा है, और तत्काल उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने ज्वाइन की है कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं पाक साफ सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी पद पे नहीं रहूंगा, सारे पदों से तत्काल इस्तीफा देता हूं। मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी को भी जानता हूं। और आज तो भारतीय जनता पार्टी को आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, हरदीप पुरी जी का नाम जो है दुनिया की सबसे बड़ी डायरी में आया हुआ है, और यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी मस्त है। उसी पर अगर आप देखेंगे कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, नॉर्वे में गिरफ्तारियां चल रही हैं, ब्रिटेन में इस्तीफे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में हो रही है, और हमारे यहाँ कान में तेल डाल कर लोग सो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा बदला है, ये मुझे लगता है देश के या उनके अनुयायियों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर समर्थक हैं, वो भी इस चीज को देख रहे हैं और सीरियसली ले रहे हैं। वो आपको तब दिखेगा जब कोई चुनाव होगा या जब कोई कार्यक्रम होगा। अभी कहीं कोई प्लेटफॉर्म उनको इस तरह की चीजें रखने का, बोलने का नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो इसलिए अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली और लखनऊ के बीच में चूंकि अक्सर जो है हम लोग चर्चा करते हैं, एक चीज बड़ी कॉमन दिखती है। मोदी जी पुरी जी को बचा रहे हैं और योगी जी स्वतंत्र देव को बचा रहे हैं। मतलब अपनी अपनी टीम के लोगों को बचा के रखो, बाकी दूसरे अगर कहीं फंस रहे हैं तो या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो उनसे जो है छुटकारा पालो। ये दोनों तरफ है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। सीख वहीं से मिल रही है कि स्वतंत्र देव को बचाना है, कुछ भी कर लें। वो कानपुर ना पहुंचे, पहली बार पंकज चौधरी वहां पर पहुंच रहे थे कार्यक्रम में, कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र देव को अगर घेरा जा रहा है तो जो विधायक घेर रहे हैं उनको मतलब एक नोटिस जारी करने तक की हिम्मत जो है संगठन के भीतर नहीं आ पा रही है। तो मतलब ये सब चीजें दिखा रही है ना कि मतलब योगी जी के करीबी हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी कोई करेगा तो उसके लिए हमारे पास नियम कायदे कानून, जीरो टॉलरेंस और पता नहीं क्या दो तीन वर्ड्स हैं, वो उसको लाके आप सामने रख देंगे। देखिए हिमांशु जी, अगर आप दिल्ली की मोदी जी की बात करें या हरदीप पुरी जी की बात करें, यहाँ पे अगर एक इस्तीफा होगा तो इस्तीफे की झड़ी लगेगी और फिर कई लोगों को हटाना पड़ेगा, कई लोगों पर डिफरेंट डिफरेंट आरोप लगते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इस तरह की चीजें करती नहीं है, वो चुप मार जाती है। आपने देखा अभी उत्तराखंड के सीएम के खिलाफ कितने आरोप लगे, कितने गंभीर चीजें हुई, उनका इस्तीफा नहीं पार्टी ने लिया। उससे पहले आपने एमजे अकबर का इस्तीफा फटाक से ले लिया था, उनके ऊपर मी टू का आरोप लग गया था। और यहाँ ईमेल सामने आ गए, कागज सामने आ गए, डॉक्यूमेंट सामने आ गए, हरदीप पुरी को आप हटा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है, इसके पीछे क्या मजबूरी है, वो काफी हद तक लोगों को पता है, लेकिन उसके तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, जिस प्रकार से योगी जी के अधिकारियों ने, ऑफिसरों ने शंकराचार्य जी के साथ हरकत की थी और बाद में वो बैकफुट पे भी आए, अंधेरे में उनसे बात करने, समझौता करने गए थे, खुलेआम नहीं गए उनसे। योगी जी ने क्यों एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया? अगर शंकराचार्य जी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, क्योंकि क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया, क्यों नहीं उनको सजा दी गई अगर किसी ने वास्तव में गलती की थी? दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं, कोई भी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगता है, तो योगी जी उसको क्यों नहीं हटा रहे? योगी जी की ऐसी क्या मजबूरी है? और चाहे जिस प्रकार से स्वतंत्र देव जी का डिपार्टमेंट है और टंकी गिर गई है, तो ऐसे पे कम से कम मंत्री का फर्ज ये बनता है कि भाई मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं, भले इस्तीफा स्वीकार हो ना हो। ये तो परंपरा ही खत्म हो गई है यहाँ पे। हम तो उस देश में जीते हैं, हम तो उस सिद्धांतवाद की बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे और एक रेल दुर्घटना हो गई थी, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था भाई अगर मैं एक दुर्घटना नहीं ट्रेन की रोक पा रहा हूं तो मुझे कोई, मेरा औचित्य नहीं है ऐसे पद पर रहने का, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। कोई काबिल व्यक्ति आए और वो जिम्मेदारी ले। तो ये परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी में खत्म होना तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना नैतिकता का ढिंढोरा पीटती रही है सबसे ज्यादा। वो तो कांग्रेस को और दूसरे दलों को कटघरे में खड़ा करते रही है। लेकिन आज हम जब चीजों का
विश्लेषण करते हैं तो हमें तो ये लगता है कि इन्होंने तो भाजपा हो चाहे दूसरी अन्य पार्टियां हो, सॉरी कांग्रेस हो चाहे बाकी अन्य पार्टियां, सबको भाजपा ने पीछे छोड़ दिया है। और भाजपा तो इतने आगे चली जाएगी किसी को विश्वास था ही नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, सिद्धांतवाद और दूसरी जो चीजें हैं उसको हम तलाश रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा सर, भारतीय जनता एक और अच्छी बात यह है, अच्छी बात कहूं, दुर्भाग्यपूर्ण कहूं या जो भी कहूं, कि हम लोग तो बहुत पहले से इन सब चीजों को लेकर बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों की भी आंखें खुल रही हैं जो बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास किया करते थे कि भागवत जी ने कह दिया है हिंदुत्व, सनातन और संस्कृति के बारे में, तो सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े अगर कोई मसीहा है तो वही है। अगर योगी जी ने कह दिया है कुछ भी तो योगी जी ही सब कुछ है, मोदी जी ने कह दिया मोदी जी हैं। अब वही लोग भागवत जी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है ये भी बता रहे हैं। भागवत जी को लेकर अजीत भारती ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ठेका क्या आरएसएस ने ले रखा है। अब भागवत जी तो कहते हैं सभी हिंदू हैं इस देश के अंदर, और उनका ठेका अगर आरएसएस ने नहीं ले रखा है, उनकी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन पीछे से सपोर्ट तो है ही, आरएसएस बेस तो है ही, तो उनकी सरकार भी जो है हिंदुओं के सपोर्ट में नहीं है। तो फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एक शिगुफा छोड़ा जाता है, किसको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो धोखेबाजी हो रही है जनता के साथ में, ये भी खुलकर सामने आ रही है उन लोगों के जरिए जो कभी तारीफें किया करते थे। देखिए हिमांशु जी, ये आपको चीजें समझनी होगी कि आरएसएस का क्या एजेंडा है, आरएसएस क्या चाहती है, आरएसएस क्या करती है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक है और दूसरे भी संगठन है, सब आपस में सहयोग करके सत्ता पे किस प्रकार से काबिज हो, किस प्रकार से अपने हितों को साधा जाए, सिर्फ उस पर ध्यान रहता है। उसके लिए क्या करना है, कौन सी विचारधारा लेनी है, कौन सी जुमलेबाजी करनी है, वो सब होती है। क्या 1000 बातें आपके सामने इस तरह की दिखाई नहीं दे रही हैं? यही संघ और यही भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला लेके आए थे 75 साल का, और आज मोदी जी हो चाहे संघ चालक हो 75 साल में आ गए हैं। अब कहाँ सिद्धांतवाद चला गया? आप कह रहे थे कि 15 लाख रुपया हम काला धन बाहर से लाएंगे, 15 लाख रुपया वैसे ही सबको मिल जाएगा, और बाद में गृह मंत्री जी कहते थे वो तो जुमला था। तो कैसे आप पे विश्वास किया जाए? तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो, इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात होती है। लोगों को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करना ही इनकी कार्य प्रणाली है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। समझने वाले लोगों को समझ में बाद में आता है, जो घुस जाते हैं घुसे रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि 40 साल बाद उन भाई साहब को याद आया जो भाजपा में दरी बिछा रहे थे, आरएसएस में कुर्सी लगा रहे थे, और जब जो है हिमंत बिस्वा शर्मा और हरदीप पुरी जी मंत्री बन गए तब उनको समझ में आया कि तुम्हारी यहाँ कोई औकात नहीं है। यहाँ बाहर से आकर लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा और मंत्रालय दिए जाते हैं। वो तो आज भी दरी बिछा रहे हैं। जिसको बिछानी है बिछाइए और नहीं बिछानी है जाइए। हमने कोई आपका ठेका नहीं लिया हुआ है और हमने आपको वो सर्टिफिकेट भी नहीं दिया हुआ है। हम तो आई कार्ड भी नहीं देते, हमारे पास तो लेटर हेड भी नहीं है। तो हमने तो खाली मुंह से आपको बोला था, हम मुंह से ही कह दिया आपको आप जाइए। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो इसलिए वो कहीं जाके ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि मैं इतने दिन में जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था आरएसएस से और मैं पिछले 20 साल से आरएसएस में था, ऐसा भी नहीं बता सकते हो। आरएसएस ही कल को एक बयान दे देगी कि हम तो इनको जानते नहीं, कौन है, हमारे यहाँ तो कभी नहीं आए। तो कहां से आप प्रूफ दोगे? नहीं, राम मंदिर मामले पर जो लोग प्रताड़ित थे, कार सेवक थे, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं? कभी मोहन भागवत जी उनका हालचाल जानने के लिए जाते भी हैं, कोई तस्वीर नहीं डालते हैं, कभी जिक्र भी नहीं करते हैं, मुझे तो लगता है। हिमांशु जी, एक लड़के की गोलीबारी में डेथ हुई थी, वो मथुरा से बिलोंग करते हैं, 2 भाई थे, शायद दोनों ही मारे गए थे। आज उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप मथुरा में जाके उनके परिवार से बात करें, और वो नफरत करते हैं ऐसे संगठनों से। उनका कहना है कि हमारे 2 नौनिहाल चले गए और हमें किसी ने पूछा तक नहीं, सच्चाई बाद में पता चली। तो ये सिर्फ बरगलाने के लिए और कहने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। अब क्या इसमें इतना डीपली जाना है? लोग भी ऐसे ही हैं, लोगों को समझना नहीं होता है। अब लोग जो है अपना घर बार छोड़ के, बूढ़े माँ बाप अंदर दवाई के लिए तड़प रहे हैं और हम लोग सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और जय श्री राम
और जय हनुमान का नारा देगा। अब मैंने हनुमान की जो तस्वीरें देखी है, हनुमान की जो पिक्चर देखी है, वो एक भक्त के रूप में आके बंद करके ध्यान की मुद्रा में देखी है। आज जो मैं हनुमान जी की मूर्ति देखता हूँ, मुझे खुद डर लग जाता है हनुमान जी से। ऐसी ऐसी मूर्तियां दिखाई जा रही। हमने हमेशा राम राम बोला है, सॉफ्ट तरीके से राम राम बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं, और आज हम जय श्री राम जब बोलते हैं, इतने तेज बोलते हैं जय श्री राम कि बराबर वाला डर जाता है, और एक आध तो बेहोश भी हो जाता है जय श्री राम सुन के। उद्घोष हो रहे हैं आजकल, जैसे युद्ध होने वाला है। तो ये हमें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, और जनता जा भी रही है, जनता भी खूब जा रही है। माँ बाप की सेवा हो ना हो, दवाई मिले ना मिले, हमें सनातन को बचाना है। उस रास्ते पर देश निकल गया। लेकिन सर एक टाइम था जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, तो इंदिरा गांधी का एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था ग्राफ। अब मोदी जी का ग्राफ चला गया, तो कोई जो ऊपर जाता है फिर नीचे भी आता है ग्राफ। तो धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस धर्म के आड़े अपनी कुर्सी बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। वो लखनऊ की बात हो या फिर बात हो दिल्ली की। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, क्योंकि टंकियां टूट रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, विधानसभा के अंदर डायलॉगबाजी करते हैं, शंकराचार्य को सबक सिखाने की बातें करते हैं। शंकराचार्य नहीं है, आपका मठ कहता है शंकराचार्य है 2 साल पहले, और अब आप कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है। तो धर्म की बात हो या फिर विकास की बात हो, हर जगह पलीता लगाने का काम सरकारें कर रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।